स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैली और अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ है टैली अकाउंटिंग। तो अब हम लोग पहले अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। आप हेडिंग देख पा रहे हैं, हेडिंग लिखी हुई है अकाउंटिंग। लिखा हुआ है व्यापार में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान का लेखा जोखा रखने का विशिष्ट कार्य अकाउंटिंग या लेखांकन कहलाता है। यानी जब हम कोई भी बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस में हमें सारी एंट्री, सारा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। उनको हम एक प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस का बिल्कुल सही हिसाब रख पाए। तो इसी वर्क को कहते हैं अकाउंटिंग, यानी बिजनेस का पूरा हिसाब किताब रूल्स के अकॉर्डिंग करना। नेक्स्ट वर्ड आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को हिंदी में बही खाता भी कहते हैं। लिखा हुआ है व्यापार संबंधी किताबों और रजिस्टरों में व्यापार के समस्त लेन देन, लेन देन मीन्स जो हम अमाउंट किसी से रिसीव कर रहे हैं या जो हम अमाउंट किसी को पेमेंट कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है क्रय विक्रय। इसका मतलब है क्रय मीन्स होता है खरीदना यानी परचेज, और विक्रय मीन्स होता है बेचना यानी सेल्स। फिर नेक्स्ट है आय व्यय। आय मीन्स इनकम और व्यय मीन्स खर्च यानी एक्सपेंस एवं लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इन सभी की डिटेल्स को नियमानुसार तथा विधि पूर्वक लिखने की प्रक्रिया को बुक कीपिंग कहते हैं। यानी जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे तो हम जो भी पैसे रिसीव कर रहे हैं या पैसे किसी को पेमेंट कर रहे हैं, कोई हम प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं या हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमें इनकम हो रही है या हमारे खर्च यानी एक्सपेंस हो रहे हैं या हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इन सभी की डिटेल्स को रूल्स के अकॉर्डिंग और जो भी अपनी कंट्री के लीगल कानून होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रही है टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कितने प्रकार से होती है। तो मेनली बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग 6 टाइप से होती है, जिसके नाम आप सामने देख पा रहे हैं। पहली जो अकाउंटिंग है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हिंदी में कहते हैं वित्तीय लेखांकन। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अपने बिजनेस की पूरे साल की एंट्री करते हैं और पूरे साल की एंट्री करने के बाद यह पता करते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ या हमें कितना लॉस हुआ। दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन। इसमें किसी व्यापार को शुरू करने में, किसी बिजनेस को शुरू करने में कितनी कॉस्ट लगेगी यानी कितनी हमको लागत लगेगी, उसकी कैलकुलेशन होती है। तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी हम किसी बिजनेस को कैसे ठीक प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर है टैक्स अकाउंटिंग। कोई भी बिजनेस हो तो हमें बहुत सारे टैक्स पे करने होते हैं, तो हमें उसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं टैक्स अकाउंटिंग। और फिर नेक्स्ट है फिफ्थ क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग, हिंदी में कहते हैं परिमाणिक लेखांकन। इस अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि किसी बिजनेस को करने में, किसी काम को करने में कोई चीज कितनी क्वांटिटी में यूज हो सकती है। और सिक्स्थ है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये गवर्नमेंट सेक्टर में होती है और सरकारी डिपार्टमेंट में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि टैली ERP 9 ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो टैली अकाउंटिंग ERP सॉफ्टवेयर है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही सॉफ्टवेयर है। इस पे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, तो इस वजह से हमको टैली में यही पढ़ना है। फिर एक इंपॉर्टेंट हेडिंग आपको दिख रही है करंट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के कितने मेथड्स हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमको
तीन मेथड दिख रहे हैं। पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम और तीसरा है इंडियाज सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये तीन मेथड से बुक कीपिंग अकाउंटिंग होती है। सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की एंट्री एक ही अकाउंट में एक बार होती है। ध्यान दीजिएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन या लेन देन की एंट्री एक ही बार एक अकाउंट में होती है। डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन की एंट्री दो अकाउंट्स में दो बार होती है। आप समझ चुके होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग इनमें से सही कौन सी मानी जाएगी, कौन सी ज्यादा यूजफुल होगी, सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम? जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सोचा, डबल एंट्री सिस्टम ही बेटर है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी एंट्री को दो अकाउंट में दो बार करेंगे तो हमें मिस्टेक होने की जो संभावना होगी वो कम हो जाएगी। यानी जब हम दो बार एंट्री करेंगे ट्रांजैक्शन की तो कहीं गलती हो रही होगी तो वो हमको पकड़ में आ जाएगी। इस वजह से टैली में भी डबल एंट्री सिस्टम का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आती हैं, लिखा हुआ है अकाउंटिंग शब्दावलियां। तो अकाउंटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को पढ़ना भी हमें जरूरी है। तो पहली जो टर्म लिखी हुई है वो है प्रोपाइटर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, प्रोपाइटर। आपने प्रोपाइटर शब्द पहले कभी सुना या पढ़ा भी होगा और देखा होगा कि मार्केट में जो शॉप्स होती हैं उस पे जैसे कोई बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड में दुकान का नाम लिखा होता है, डिटेल लिखी होती है, नंबर्स लिखे होते हैं और कहीं कॉर्नर में एक व्यक्ति का नाम भी लिखा होता है और उसके आगे लिखा होता है प्रो, शॉर्ट में प्रो लिखा होता है। तो वो जो प्रो है ना, उसी का मतलब है प्रोपाइटर। अब नाम किसका लिखा होता है? शॉपकीपर का, यानी दुकान के मालिक का। तो जो दुकान का मालिक होता है वह होता है प्रोपाइटर। लिखा हुआ है वह व्यक्ति जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है। कैपिटल मीन्स पूंजी, यानी जिस रुपए से उसने बिजनेस शुरू किया है। ट्रेड यानी व्यापार का संचालन करता है, व्यापार का जोखिम उठाता है तथा प्रॉफिट एवं लॉस का जिम्मेदार होता है, प्रोपाइटर कहलाता है। जी हाँ, यानी वह पर्सन जो अपने बिजनेस में कैपिटल यानी पूंजी लगाता है और ट्रेड का संचालन करता है यानी व्यापार को चलाता है। और व्यापार में रिस्क भी होता है, हो सकता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो या हो सकता है लॉस हो। तो जो इसका रिस्क भी उठाता है उसी को कहते हैं प्रोप्राइटर। तो आज से हम सभी लोग एक प्रोप्राइटर जैसा सोचेंगे। टैली पढ़ने के लिए हमें आज से सोचना है कि हम आज से अपने बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं और हमें कोई बिजनेस करना है। तो हम मान लेते हैं कि हम सबको आज एक बिजनेस शुरू करना है जिसमें हमको मोबाइल का शोरूम खोलना है, एक अच्छा मोबाइल का शोरूम ओपन करना है जिसके हम लोग प्रोप्राइटर बनेंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम जहां पर हैं वहां पर एक अच्छा मोबाइल का शोरूम खोलना हो तो हमें कितने रुपए कैपिटल में लगाने पड़ेंगे कि हमारा शोरूम ओपन हो जाए? ओके स्टूडेंट्स, तो हम सभी ने सोच लिया कि हमें कितनी कितनी कैपिटल लगाना है और हम आज से अपने बिजनेस के प्रोप्राइटर हो गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो लिखी हुई है कैपिटल एवं ट्रेड, दो टर्म्स हैं कैपिटल एवं ट्रेड। तो लिखा हुआ है कोई भी वह वर्क जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए उसे ट्रेड कहते हैं। यानी हम कोई भी बिजनेस करें, कोई भी ऐसा काम करें जिससे हमको प्रॉफिट हो, उसे कहते हैं ट्रेड। और ट्रेड को शुरू करने के लिए जो हम अमाउंट लगाते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने 2.5 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगाई हुई है, उसे कहते हैं कैपिटल। यानी जो हम ट्रेड शुरू करेंगे उसके लिए जो हम कैपिटल लगाएंगे, जो रुपए लगाएंगे उसे कहेंगे कैपिटल। और कोई भी हम काम करेंगे जिससे हमको फायदा हो उसे कहेंगे ट्रेड। नेक्स्ट हेडिंग है परचेज, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा, अभी क्वेश्चन पूछूंगा। परचेज
लिखा हुआ है परचेज वर्ड का यूज केवल माल के खरीदने के लिए होता है। यानी जब हम कोई माल खरीदेंगे, अब जाहिर सी बात है कि जब हम कोई व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो पहले हमको प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद हम सेल करेंगे। तो जब हम किसी माल को खरीदते हैं तो उसे कहते हैं परचेज। लिखा हुआ है माल शब्द का आशय उन वस्तुओं से है जो लाभ पर बेचने के लिए ही खरीदी जाती हैं। यानी वे वस्तुएं जो लाभ पर बेचने के लिए खरीदी जाती हैं उन्हें कहते हैं परचेज। नेक्स्ट टर्म है सेल्स। तो जैसे हमने माल खरीदा है परचेज में, वैसे हम सेल भी करेंगे। लिखा हुआ है सेल्स वर्ड का यूज केवल माल के बेचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ड लायबिलिटीज। लिखा हुआ है जो अमाउंट हमारे द्वारा अन्य लोगों को देनी होती है लायबिलिटीज कहलाती है। अब ये क्या है? मान लीजिए हमने किसी पार्टी से कुछ उधार परचेज कर ली है तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा, या हमने किसी से कुछ उधार ले लिया है तो हमें उसको देना पड़ेगा, हमने बैंक से लोन ले रखा है उसको हमको पे करना होगा। तो इनको हम बोलते हैं लायबिलिटीज, हिंदी में कहते हैं दायित्व। यानी जो अमाउंट हमें अन्य लोगों को देनी होती है, पे करनी होती है, उसे कहते हैं लायबिलिटीज। जैसे हमने माल खरीदा है, उसके पेमेंट करना है, या हमने बैंक या किसी व्यक्ति से लोन लिया हुआ उसको देना है, उसे कहते हैं लायबिलिटीज। नेक्स्ट हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, एसेट। लिखा हुआ है प्रत्येक वे वस्तु जिस पर व्यापारी का स्वामित्व होता है, यानी जिसके हम ऑनर होते हैं। स्वामित्व मीन्स ऑनरशिप, यानी जिसके हम ऑनर हैं, जिसके हम मालिक हैं, उसे हम कहते हैं एसेट। हिंदी में कहते हैं संपत्ति, संपत्ति कहलाती है। जैसे माल, नगद, फर्नीचर, मशीनें, भवन यानी कोई घर है, बिल्डिंग है, तो इनके हम अगर ऑनर हैं, मालिक हैं, तो इनको हम कहेंगे एसेट। एसेट होती है दो प्रकार की। एसेट होती हैं दो प्रकार की जो आप सामने देख रहे हैं। पहली है फिक्स्ड एसेट और दूसरी है करेंट एसेट। फिक्स्ड और करेंट। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। जो स्टॉक होगा शॉप में, वो कस्टमर के आने पे हम बेचेंगे तो स्टॉक कम हो जाएगा और हमारे पास में कैश आ जाएगा। और जब स्टॉक खत्म होने लगेगा, हमारे पास में कैश ज्यादा होगा, हम क्या करेंगे, उस कैश से फिर से नया स्टॉक लेके आएंगे। यानी स्टॉक और कैश घटता बढ़ता रहता है। और जो बाकी चीजें हैं, फर्नीचर है, शॉप है, जनरेटर है, कोई और भी मशीनरी हो सकती है, प्रिंटर हो सकते हैं, कंप्यूटर है, शॉप है, कोई घर है, तो ये जो चीजें होती हैं, जमीन है, तो ये जो चीजें होती हैं ये रोज घटती बढ़ती नहीं है। तो जो चीजें रोज घटती बढ़ती नहीं है उन्हें कहते हैं फिक्स्ड एसेट। हिंदी में कह सकते हैं अचल संपत्ति। जैसे घर, मशीन, जनरेटर, कंप्यूटर, इस प्रकार की चीजें। और करंट एसेट को कहते हैं हिंदी में चल संपत्ति। इसमें दो चीज आती हैं, एक कैश और एक दुकान में रखा हुआ स्टॉक। ये दो चीजें करंट एसेट में आती हैं। लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट में ये इस प्रकार की एसेट होती हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए खरीदी जाती हैं, ना कि दोबारा सेल करने के लिए। जैसे भूमि, भवन यानी घर, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एक्स्ट्रा। एंड करेंट एसेट ये व्यापार की वो संपत्तियां होती हैं जो पुनः बिक्री के लिए ही खरीदी जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं करेंट एसेट। जैसे बिना बिका माल, जैसे कि दुकान में रखा हुआ स्टॉक, और कैश, कैश भी है इसमें, नोट कर लीजिएगा। तो ये चीजें कहलाती हैं करंट एसेट। फिक्स्ड और करंट एसेट दोनों होती हैं।